हम लोग डिस्कस करेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन ने ग्रहों से संबंधित कैपलर का नियम। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक स्टेटमेंट में कि प्लैनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उनको प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट की संख्या 8 है, हम लोग जानते हैं। पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण वरुण ETC ये सारे हमारे प्लैनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इसी बीच सैटेलाइट देख लेते हैं। सैटेलाइट ग्रहों के चारों तरफ जो आकाशीय पिंड एक निश्चित ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहते हैं, ये डिस्कस भी हो चुका है, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन इसी चीज़ को डिस्कस करता है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ किस पाथ पर, किस प्रकार के वे पर मूवमेंट कर रहा है और इसका क्या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है और इसके पाथ से, इसके स्पीड से क्या डिपेंडेंसी है, कैसे रिलेट करते हैं दोनों, ये कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन डिस्कस करता है। नाउ कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में 3 रूल्स हैं, 3 प्रकार के नियम हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ ऑर्बिट माने होता है कि कक्षाओं का नियम। बेसिकली कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन का पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, ये डिस्कस करता है, ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार के कक्षा में डिस्कस करता है। बहुत सिंपल है, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, एक दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट में मूवमेंट करता है। बस यही चीज़, कोई भी प्लैनेट होगा वह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में मूवमेंट करता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर्स प्लानिटरी मोशन। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इट मीन्स क्षेत्रफलीय वेग का नियम। ये इसमें ये बताया गया है कैपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा पर कोई प्लैनेट समान समय में, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसको और सिंपली ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रफलीय वेग, किसी भी प्लैनेट का क्षेत्रफलीय वेग कांस्टेंट होता है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट। और सिंपल लैंग्वेज में इसको कहा जा सकता है कि कोई भी प्लैनेट समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल ही तय करती है। इसीलिए इसे कहा गया है कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी जो होती, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है किसी प्लैनेट के लिए। इन सारे रूल्स को हम प्रॉपर बाय डेरिवेशन, बाय मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन समझेंगे, बोर्ड पर समझेंगे आफ्टर फरवरी, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थर्ड नियम हम बताता है कि किसी भी प्लैनेट का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, यानी ये डिस्क्राइब करता है किसी भी प्लैनेट का परिक्रमण काल और उसके जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होता है उसके सेमी मेजर एक्सिस में क्या रिलेशन है कुल मिला करके, तो ये डिस्क्राइब करता है थर्ड लॉ। इसे लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी प्लैनेट का सूर्य के परितः पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली वी कैन डिस्क्राइब इट T², T is period of revolution, let us suppose, and A is semi major axis of the elliptical path of the planet on which planet are moving around the sun. तो T² मैथमेटिकली वी कैन डिस्क्राइब कि T² इज प्रोपोर्शनल टू A³। तो यही तीनों नियम कैपलर के बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, जो बेसिकली 100% ये प्लैनेट के मोशन के पाथ को ही डिस्क्राइब करते हैं। यहीं से हमको पता चला कि प्लैनेट जो होता है वह सूर्य के परितः एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पर, एक एलिप्टिकल पाथ पर मूवमेंट करता है और उस हिसाब से इसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्योंकि अब तमाम इसमें फैक्ट जुड़ते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल होता है। तो बीच में जो न्यूटन, जो हमने भी फोर्स पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जुड़ती हैं और फिर डेराइव होता है। तो डेरिवेशन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।